नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। पीएम मोदी का आज राजस्थान का दौरा है। 2 जिलों में पीएम मोदी ताबड़तोड़ सभाएं करेंगे। 11 बजे बताया जा रहा है कि भरतपुर में पीएम मोदी की जनसभा होगी और इसके बाद नागौर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। 3:15 पर नागौर के खरनाल पहुंचेंगे पीएम मोदी और वहां पर तेजाजी महाराज के मंदिर में दर्शन करेंगे। 4:15 पर जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान के रण में एक बार फिर से पीएम मोदी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। इस दौरान तेजाजी महाराज के मंदिर जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे, नमन करेंगे और उसके बाद उनकी जनसभा होगी 4:15 पर। तो 11 बजे भरतपुर में पीएम मोदी की जनसभा होगी और इसके बाद नागौर में वो जनसभा करते हुए नजर आएंगे। 3:15 पर नागौर के खरनाल में वो संबोधित करेंगे, तेजाजी महाराज के दर्शन भी करेंगे। 4:15 पर उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले तेजाजी महाराज के दर्शन करेंगे और उसके बाद 4:15 पर बताया जा रहा है कि जनसभा को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक जो पहुंचा रहे हैं, 2 जिलों में पीएम मोदी ताबड़तोड़ सभाएं आज करेंगे। भरतपुर और नागौर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। इस दौरान बताया जा रहा है कि पीएम मोदी जो हैं वो तेजाजी महाराज के दर्शन करने के लिए भी जाएंगे, वहां पर नमन करेंगे और इसके बाद 4:15 पर उनकी जनसभा होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता भरतपुर से लाइव जुड़ चुके हैं दीपक पुरी। दीपक, पीएम मोदी आज फिर से हुंकार भरने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है उनके कार्यक्रम को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:55 का यहाँ पहुँचने का जो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है। एमएचए जो कॉलेज ग्राउंड है वहाँ पर वो सभा को संबोधित करेंगे। भरतपुर के जो 7 विधानसभा सीटों पर जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में ये जो सभा है वो आयोजित की जा रही है। यानी साफ तौर पर जो चुनावी रण है उसमें किस तरह से पूर्वी राजस्थान को साधा जाए और पूर्वी राजस्थान को साधने के लिए पूर्वी सिंह द्वार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुरुआत करेंगे और ये संभाग में पहली सभा उनकी होगी इस चुनावी रण में। यानी कि साफ तौर पर जिस तरह से पिछले चुनावों में बीजेपी की जो गलती हुई थी बीजेपी से और मात्र एक सीट पर बीजेपी सिमट करके रह गई थी, उस गलती को किस तरह सुधारने का प्रयास किया जाए वो यहाँ से कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संदेश देंगे कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को काम करना है और जनता के बीच में जाना है कि जिससे 7 सीटों पर जो है भाजपा मजबूती प्रदान करे। ये संदेश यहाँ से देने की कोशिश करेंगे। 11:55 पर पहुँचने का कार्यक्रम जो है वो बताया जा रहा है। 7 विधानसभा सीट से जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ जो आम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और दूसरी बात, उधर दूसरी तरफ बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज भरतपुर में वैर जो कस्बा है वहाँ पर जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। यानी दोनों ही पार्टियां जो है वो पूर्वी सिंह द्वार से शुरुआत कर रही हैं और किस तरह से मजबूती प्रदान की जाए ये जो संदेश है वो कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजय संकल्प यात्रा की जो शुरुआत है वो यहाँ से की जाएगी और कार्यकर्ताओं का पहुँचने का जो सिलसिला है वो सुबह से ही लगातार जारी है। लोग पहुँच रहे हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और जो एमएचए कॉलेज ग्राउंड है वहाँ पर करीब 40,000 से अधिक लोगों की जो बैठने की व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। पूरी तरफ से जो ग्राउंड है उसको चारों तरफ से पैक किया गया है। जो कार्यकर्ता और आमजन है उनके लिए अंदर जाने के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। पूरी चेकिंग के बाद जो है लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लोगों में जो खासा उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने का वो यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि और ऐसे में जब उत्साह होता है दीपक, तो बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचते हैं उनको देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि सुरक्षा को लेकर के कैसे इंतजाम वहां पर किए गए हैं। देखिए, सुरक्षा की बात की जाए तो डीग पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय और भरतपुर पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रत्येक पॉइंट पर करीब 15 से 20 पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। और आप मेरे पीछे देखिए, ये जो है वो पांडाल बनाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है। सुरक्षा की बात की जाए तो मैं आपको जो मेन गेट है जहाँ से एंट्री हो रही है वो दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई। यानी कि
कड़ी चेकिंग के बाद ही लोगों को जो है वो अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। एक एक बारीकी से जो है पूरे ग्राउंड स्थल का हम दर्शकों को जो है जायजा दिखाएंगे कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो किए गए, यानी कि कोई भी जो है चूक यहाँ पर ना हो, उसको लेकर के विशेष जो तमाम इंतजाम है वो यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। और सुबह से ही जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। और आप देखिए अब जो विजय संकल्प सभा का जो मुख्य द्वार है जहाँ से लोगों को प्रवेश किया जा रहा है, जो वीवीआईपी एंट्री गेट है, वहाँ की जो व्यवस्था है मैं ये दिखाऊंगा। देखिए व्यवस्थाएं किस तरह की हैं। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। एसपीजी की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको बड़ी चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। चेकिंग के बाद जो है उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, यानी कि किसी तरह की कोई भी व्यवस्था ना हो, आने जाने वाले जो लोग हैं उनको भी परेशानी ना हो, इस चीज़ का भी खास जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। क्योंकि देखा जाता है अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली होती है उसमें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बड़े इंतजाम किए जाते हैं। और ऐसे में जब आम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें अंदर प्रवेश करने में बड़ी परेशानी होती है, तो उसका विशेष ध्यान भी यहाँ पर रखा जा रहा है। यानी कि लोगों को चेक किया जा रहा है, चेक करने के बाद उनसे नाम और पूछा जा रहा है, उसके बाद उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। वीआईपी गेट से जो लोग एंट्री कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर रोक करके कड़ी चेकिंग जो है वो की जा रही है और उसके बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। मैं आपको जो पांडाल है वो दिखाऊंगा कि कितनी संख्या में जो है लोगों की बैठने के जो इंतजाम है वो किए गए हैं। ये जो ग्राउंड है इसमें बड़ा लंबा जो पांडाल है वो बनाया गया, यानी कि 40,000 से अधिक लोगों की जो बैठने की है वो तो व्यवस्था की गई है। हालांकि जो बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो दावा कर रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन अब देखना यह है कि तो फिर ऐसे में मैनेज कैसे होगा दीपक, क्योंकि ये तो व्यवस्थाएं होती हैं जो लोगों के वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं उनके द्वारा कर दी जाती हैं, लेकिन जब कोई केंद्र का बड़ा नेता आता है तो उसे सुनने के लिए भीड़ बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाती है और फिर तो प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं तो उनको सुनने के लिए तो देखा जाता है लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो ये जो इंतजाम किए जा रहे हैं कहीं नाकाफी ना साबित हो जाए दीपक। देखिए इस पूरे मामले को लेकर के जो यहाँ पुलिस अधीक्षक हैं मृदुल कछावा और जो अन्य अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पूरे माकूल जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, किसी भी तरह से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो खराब नहीं होंगी और कोई भी चूक जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए अक्सर होता है कि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचते हैं। एक जो खासा उत्साह है लोगों में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जो नजर आता है और ऐसे में सुबह से ही वो दौर देखा जा रहा है, यानी कि सुबह से ही लोगों का जुटना भी वहां पर शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, मैदान में बीजेपी के स्टार प्रचारक जुटे हुए हैं क्योंकि समय बेहद कम बचा है। स्टार प्रचारकों का धुआंधार प्रचार प्रसार लगातार जारी है। जेपी नड्डा की जोधपुर और जैसलमेर में रैली होगी। बैठक में कार्यकर्ताओं को वो जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की 4 सभाएं हैं। प्रतापगढ़ में हिमंता बिस्वा शर्मा की भी सभा है। तो बीजेपी के दिग्गज नेता जुट चुके हैं और जमीनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करने के लिए मैदान में स्टार प्रचारक जुटे हुए हैं। लगातार जनसभाएं की जा रही हैं ताकि कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके और वोट बैंक को टारगेट किया जा सके। प्रतापगढ़ में हिमंता बिस्वा शर्मा सभा करते हुए नजर आएंगे तो वहीं आपको बता चले कि योगी आदित्यनाथ भी सभा करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी जब योगी आदित्यनाथ आए थे तो बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे। जेपी नड्डा जोधपुर पहुंचेंगे। बैठक कर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए वो नजर आएंगे। दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता महेश दाधीच। महेश, दिग्गजों का जमावड़ा एक बार फिर से राजस्थान में देखने को मिलेगा, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? देखिए बिल्कुल, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों ने भी अपने तूफानी दौरे शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के तमाम जो दिग्गज नेता है वो इस समय में यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री जो हैं वो भी यहाँ पर सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के भी जो दौरे हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं। पीएम आज जो है भरतपुर में रहने वाले हैं और आज उनका वहां पर सभा रहेगी और इसके साथ साथ में जो आज महत्वपूर्ण जो दौरे हैं जिनमें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी हैं वो आज बीजेपी मीडिया सेंटर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जयपुर में ही वो यहाँ रहेंगे और जोटवाड़ा और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र है उसमें पहुंचेंगे। वहां के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में कहीं न कहीं लोगों को रिझाते हुए नजर आएंगे, वोट मांगेंगे, सभा को जो संबोधित करेंगे। आज इसके साथ में जो जेपी नड्डा है वो प्रदेश में पीपाड़ सिटी, ओसियां, जैसलमेर और जोधपुर में जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक वहां पर लेंगे। जिस तरह से सीएम असम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा, उनकी हम बात
बात करते हैं, क्योंकि एक बड़ा चार्म जो है उनका यहाँ पर है, क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरह से जो यहाँ पर ये देखा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की तरह ही हेमंत बिश्वा शर्मा की जो अपनी एक फैन फॉलोइंग है वो यहाँ पर भी स्टार प्रचारक के तौर पर राजस्थान में जो है वो आ रहे हैं, और यहाँ पर वे खेरवाड़ा में, सलूम्बर में, बागीडोरा में जो है यहाँ पर सभाएं करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की सभा के कारण जो आज भरतपुर में है, खास तौर पर तैयारियां की गई है। 1,500 जो सुरक्षा कर्मचारी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ट्रैफिक के खास बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। जोधपुर में जो जेपी नड्डा आ रहे हैं सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में जो है उनकी जो पिपाड़ में सभा है वो यहाँ पर होने वाली है। 2:30 से 5 बजे तक जो कार्यक्रम है जोधपुर में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के जो सम्मेलन है उनको वे संबोधित करने वाले हैं। कल ही उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी वो जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में राज्यवर्धन सिंह के समर्थन में वहां पर वोट मांगते हुए नजर आए थे। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा हैं वो भी कल पहुंचे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर के इस समय में जो दिग्गज नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर चुनावी सभाएं कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और अपने अपने दलों की जो बात है, अपने अपने दलों की जो घोषणाएं हैं, जो घोषणा पत्र बीजेपी का जारी हो चुका है, वो कोशिश की जा रही है कि किस तरह से आम जन तक वो पहुंच सके, लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके। 25 तारीख अब निकट आती जा रही है, उससे पहले कन्विंस किया जा सके एक एक मतदाता तक। जहां तक प्रत्याशी हैं वो प्रचार में दमखम झोंके हुए हैं। अब डोर टू डोर प्रचार जो है वो भी चल रहा है, तो साथ ही साथ में एक तरफ जो सभाएं हैं वो यहाँ पर हो रही है, और इन सभाओं में बड़े दिग्गजों को प्रत्याशी बुलाना चाहते हैं। उनमें भी जो है होड़ मची हुई है कि हर एक प्रत्याशी ये कोशिश कर रहा है कि जो दिग्गज नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बीजेपी प्रत्याशी हैं कोई, तो वो ये चाहते हैं कि पीएम उनके विधानसभा क्षेत्र में दौरे करें, ताकि जो मोदी की लोकप्रियता है उसके कारण लोग उनकी तरफ आकर्षित हो। कहीं कहीं जो डिमांड है वो योगी आदित्यनाथ की है, राहुल गांधी की जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं में डिमांड जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। प्रियंका गांधी की रैलियों को लेकर के जो डिमांड है वो यहाँ पर नजर आ रही है। अभी आने वाले दिनों में लगातार जो रैलियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो जनसभाएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो चुनावी सभाओं का दौर है अब वो तूफान पर है। तूफानी प्रचार जो है वो अब चरम पर है, क्योंकि दीपावली के बाद से ही ये सभाएं जो है वो यहाँ पर राजस्थान में अलग अलग जगहों पर लगातार देखने को मिल रही है। और 25 तारीख से ठीक 2 दिन पहले जिस तरह से प्रचार थम जाएगा, उससे पहले पूरी कोशिशें हैं इन सभाओं में। बड़े नेताओं ने अपनी यहां पर ताकत झोंक दी है, और हर एक प्रत्याशी के लिए वोट मांगने की जो सीधी अपील है वो यहां पर की जा रही है। वो स्टार प्रचारक करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका महेश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, भरतपुर से बड़ी खबर है जहां पर कांग्रेस की विशाल जनसभा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की यहां पर जनसभा होगी। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वो जनसभा करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभा करेंगे और इस दौरान उनके साथ सूबे के मुखिया सीएम अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे, और पूर्व डिप्टी सीएम जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो भरतपुर से आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आएंगे। जंक्शन में सीएम जो है अशोक गहलोत वो नजर आने वाले हैं। 3 जिलों में सीएम गहलोत की जनसभाएं होंगी। भरतपुर में खड़गे की सभा में वो शामिल होंगे, और उसके बाद दोपहर 2 बजे करौली में वो जनसभा करेंगे। शाम 4 बजे दौसा के लालसोट में सीएम की सभा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 3 जिलों में बताया जा रहा है कि आज सीएम अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। पहले वो जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मौजूद रहेंगे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी जनसभा कर रहे हैं, उनके साथ मौजूद रहेंगे। और उसके बाद शाम 4 बजे दौसा के लालसोट में सीएम की सभा है, उसमें वहां पर जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। भरतपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा है, इसलिए सीएम अशोक गहलोत भरतपुर में उनके साथ मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे करौली में जनसभा है, तो वहां पर भी सीएम अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर बाबूलाल जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, 3 जिलों में सीएम गहलोत जनसभाएं करने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है?
देखिए, ईस्टर्न राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा है और ये वही इलाका है जिसने सरकार बनाई थी पिछली बार कांग्रेस की। इस बार फिर से अशोक गहलोत उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस को यहाँ से बम्पर मेजोरिटी मिलेगी और इसलिए आज वो भरतपुर, दौसा और जो उनसे जुड़े हुए जिले हैं जो ईस्टर्न राजस्थान के, वहां पर जनसभाएं करेंगे और लोगों से फिर से कांग्रेस सरकार बनाने का आह्वान करेंगे। इस इलाके में ईआरसीपी को एक बड़ा मुद्दा बनाया कांग्रेस पार्टी ने, तो बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में वादा कर लिया है कि वो ईआरसीपी को पूरा करेगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो ईआरसीपी का है, यानी कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का, जिसकी डीपीआर वसुंधरा गवर्नमेंट ने बनाई थी, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार आने के बाद केंद्र और राज्य के बीच में कोई सहमति नहीं बनी। इंटर स्टेट जो वाटर ट्रीटी होती है उसको लेकर के मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोई समझौता नहीं हो पाया और मध्य प्रदेश इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब ये बड़ा एक चुनावी मुद्दा बन गया है और इसी मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी जनता से वोट मांग रहे हैं और कोशिश दोनों यही कर रहे हैं कि यहाँ के मतदाताओं के बीच में ईआरसीपी को बड़ा मुद्दा बना करके वोट हासिल किए जाएं। इस कड़ी में अशोक गहलोत भी जनता से यही कह रहे हैं कि हम आएंगे तभी ईआरसीपी पूरी हो पाएगी, केंद्र सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही और हम एलोकेट करेंगे सारा बजट इसका पूरा और हम अपने दम पर इसको बना करके रहेंगे क्योंकि केंद्र कोई सहयोग नहीं कर पा रहा। तो बीजेपी भी यही कह रही कि नहीं, ये हमारा वादा था, हमारा जो है महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है और हम इसको पूरा करेंगे। और क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, इसलिए हम आएंगे तो ही कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और फिर जो भी दिक्कतें पेश आ रही है उनका समाधान होगा। इसलिए बीजेपी इस इलाके में कि विकास प्रदेश में तभी होगा जब डबल इंजन की सरकार होगी। बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रदूषण को लेकर एनजीटी सख्त हो चला है। 9 राज्य सरकारों को एनजीटी की ने फटकार लगाई है। एक्यूआई में सुधार, कड़े कदम उठाने का आदेश दिया गया है। सुधार के लिए तत्काल उपाय करने का आदेश दिया गया है। 22 नवंबर तक कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने की भी आदेश दे दिए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। सुधार के लिए तत्काल उपाय करने का आदेश एनजीटी की तरफ से दिया गया है क्योंकि लगातार प्रदूषण को लेकर के एनजीटी सख्त रुख अपनाए हुए है और जिस तरीके से हवा जहरीली होती जा रही है तो उसको लेकर के भी निर्देश जारी किए गए। ज्यादा जानकारी लेंगे। टेलीफोन लाइन पर संवाददाता सुशील पांडे जुड़ चुके हैं। सुशील, हवा जहरीली होती जा रही है, जितने इंतजाम किए जा रहे हैं नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं एनजीटी की तरफ से? जी देखिए, साफ तौर से जिस तरह राजधानी दिल्ली समेत आसपास के जितने राज्य हैं, जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इन तमाम शहरों में प्रदूषण का जो स्तर बढ़ा हुआ है जी, उसको लेकर एनजीटी ने बहुत नाराजगी जताई है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान एनजीटी ने राजस्थान सरकार से सीधे ये सवाल किया है कि प्रदूषण को कम करने के लिए राजस्थान सरकार ने, न केवल राजस्थान सरकार बल्कि राजस्थान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से क्या मजबूती से कदम उठाए गए हैं। हालांकि एनजीटी ने सवाल ये भी किया कि जिस तरह दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, उसको लेकर राज्य सरकारों की तरफ से क्या मजबूत कदम उठाए गए हैं और अगर मजबूत कदम उठाए गए हैं तो वो क्या है। हालांकि एनजीटी ने राजस्थान सरकार से सीधे सवाल ये किया है कि राजस्थान के जो प्रमुख शहर है, बिल्कुल, और जल्दी से जल्दी रिपोर्ट पेश करने की बात कही गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बीएसपी सुप्रीमो की राजस्थान में रैली है। 2 जिलों में जनसभा करती हुई नजर आएंगी। दौसा के बांदीकुई में जनसभा करेंगी मायावती और अलवर के बानसूर में भी जनसभा करती हुई मायावती नजर आएंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की 2 जिलों में जनसभा होगी, जहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगी और लोगों से भी संवाद करेंगी। तो मतदान की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, राजनीतिक पार्टियां धरातल पर उतरकर लगातार एक्टिव हो रही हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी राजस्थान के दौरे पर है। बताया जा रहा है कि 2 जिलों में वो सभा करेंगी। मतदान की तारीख से पहले बहुजन समाज पार्टी को उदयपुर वाटी से बड़ा झटका लगा। उदयपुर वाटी से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी संदीप सैनी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया है। सीएम अशोक गहलोत के बुलावे पर उदयपुर वाटी से बसपा प्रत्याशी जो हैं संदीप सैनी अपने समर्थकों के साथ सीएम आवास पहुंचे और सीएम आवास पर अशोक गहलोत के साथ मीटिंग के बाद बसपा प्रत्याशी ने उदयपुर वाटी से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया। मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के 36 कौम, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी संदीप सैनी अपने सभी समर्थकों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुरूप
हम सब लोग कांग्रेस को समर्थन करते हैं और चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएंगे और उदयपुर वाटी को जीत के आएंगे। और उधर सीपी जोशी कल देर रात राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने धायला गांव में विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए जोशी ने कहा है कि मेवाड़ सदा से ही भगवा की रक्षा के लिए आक्रांताओं से लड़ा है। जब औरंगजेब के हमले के बाद मथुरा वृंदावन से प्रभु श्रीनाथ जी शरण लेने के लिए निकले थे तो किसी भी राजा महाराजा ने उन्हें शरण नहीं दी थी। केवल मेवाड़ में उन्हें प्रभु एकलिंग नाथ के साथ विराजित किया गया। आज उन्हीं पूर्व मेवाड़ के वंशज आपके बीच आकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज उस परिवार के महाराज कुंवर साहब नाथद्वारा की धरती पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिन्होंने कभी भगवा को झुकने नहीं दिया, अब के यहाँ भगवा लड़ाना। श्रीगंगानगर विधानसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी परमानंद के खिलाफ चेक बाउंस के 3 साल पुराने मामले में स्थायी वारंट जारी होने पर पुलिस ने परमानंद को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अदालत ने बसपा प्रत्याशी परमानंद को सशर्त जमानत दे दी है। साल 2019 में बसपा प्रत्याशी परमानंद के खिलाफ चेक बाउंस का प्रकरण दर्ज हुआ था। हालांकि बसपा प्रत्याशी परमानंद के द्वारा अपने नामांकन पत्र में उक्त प्रकरण की जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में जिला निर्वाचन विभाग पूरे प्रकरण की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर रहा है, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर आगामी कार्रवाई होगी। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। है गणपति प्लाजा के निजी लॉकर्स में आईटी का एक्शन लगातार जारी है। निजी लॉकर्स से काले धन की बरसात हो रही है। देर रात बताया जा रहा है कि टीम ने 95 लाख की ब्लैक मनी यहां से जब्त की है। 2 लॉकर्स में ठूस कर 95 लाख रुपयों को रखा गया था। 500 के नोटों की गड्डियां बनाकर लॉकर में रखा हुआ था। अब लॉकर्स के मालिकों से भी पूछताछ होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देर रात टीम ने 95 लाख रुपए जो कैश है वो जब्त किया है। लगातार लॉकर्स को खोला जा रहा है आईटी की टीम की तरफ से, और उनसे जो है बड़ी मात्रा में काला धन निकलकर सामने आ रहा है। और बड़ी खबर यह है कि गणपति प्लाजा के निजी लॉकर्स में देर रात उधर जोधपुर में पुलिस ने नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 1 करोड़ की एमडी ड्रग्स को पकड़ा है। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 945 ग्राम एमडी बरामद की गई है। साथ ही आरोपियों के पास से 1,30,000 नकदी भी जब्त की गई है। इसके अलावा पुलिस ने 1 बाइक और 1 स्कूटी भी जब्त की है। बता दें कि पुलिस ने दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। कोटा में खाद्य सुरक्षा नियंत्रण विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए कोटा और बूंदी के 10 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को निलंबित कर दिया। फार्मासिस्ट सही नहीं मिलने और अनियमितता पाए जाने पर 7 फर्मों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। कोटा शहर सहित ग्रामीण अंचल व बूंदी के इलाकों में कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर और फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बारां जिले के सदर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने कार में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने कार सवार परिवार के साथ मारपीट की। घटना की वजह से काफी देर तक NH-19 पर जाम की स्थिति बनी रही है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। सदर थाना CI रामविलास मीणा ने बताया है कि कवई निवासी परिवार कोटा से वापस लौट रहा था और इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर कुछ बदमाशों ने बराना के समीप कार में तोड़फोड़ के साथ कार सवार महिलाओं, बच्चों आदि के साथ भी मारपीट की। CI ने बताया है कि पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी।
रेलवे यात्रियों की भीड़ देखते हुए सामान्य ट्रेनों के अलावा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लापरवाह रेल यात्री ज्वलनशील पदार्थ के साथ रेल यात्रा करते हैं, जिससे स्वयं तथा अन्य यात्रियों के जीवन को भी संकट में डालते हैं। ऐसे यात्रियों को जागरूक करने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक सुनील कुमार महला ने बताया है कि रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध है। अगर आप ऐसा करते पाए गए हैं तो 1000 तक का जुर्माना या 3 साल तक की कैद आपको हो सकती है। हमारे जो पैसेंजर्स हैं, आम जनता है, उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि ज्वलनशील पदार्थ रेल में लेकर ना चलें, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए भी और आपके सहयात्रियों की सुरक्षा के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। हमने इस अभियान को सफल बनाने के लिए हमारे जो मेजर स्टेशंस हैं, चाहे वो अजमेर हो, भीलवाड़ा हो, आबू रोड हो या उदयपुर सिटी स्टेशन हो, राणा प्रताप नगर हो, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, यहाँ हमने यात्रियों को सावचेत करने के लिए, सावधानी बरतने के लिए स्पेसिफिक अभियान चला रखे हैं, जिसमें हमारे कॉमर्शियल इंस्पेक्टर्स, स्टेशन अधीक्षक और जो हमारा रेलवे सुरक्षा बल है, उनके जवान और उनके इंस्पेक्टर्स सबको समझाइश कर रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं। झुंझुनू में वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ है। बढ़े हुए वायु प्रदूषण की वजह से आसमान में धुआं और कोहरे के मिश्रण से स्मॉग बना हुआ है। आज सुबह झुंझुनू में एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 दर्ज किया गया। बीते एक सप्ताह से वायु प्रदूषण का ग्राफ बढ़ा है। बढ़े वायु प्रदूषण के कारण बुजुर्गों और अस्थमा रोगियों को परेशानी हो रही। आसमान में धुएं, कोहरे के मिश्रण से स्मॉग के कारण आंखों में जलन की समस्या हो रही है, जिसके कारण जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ी है। बढ़े वायु प्रदूषण के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी लगातार इंडेक्स पर नजर बनाए हुए हैं और आवश्यक चेतावनियां भी दे रहे हैं। जयपुर का स्थापना दिवस आज है। गंगा पोल पर पूजन अर्चन किया गया। दोनों नगर निगमों के साथ पूजन अर्चन किया गया है। दोनों नगर निगम की ओर से की जा रही पूजा अर्चना। हेरिटेज नगर निगम के कमिश्नर राजेंद्र सिंह शेखावत ने पूजा अर्चना की। जयपुर की गंगा पोल आमेर रोड पर स्थित यहां सबसे पहले जयपुर की नींव रखी गई थी। जयपुर की नींव रखने का काम वास्तुकार विद्याधर ने किया था। ज्योतिषी पंडित जगन्नाथ सम्राट और राजगुरु रत्नाकर पौंड्रिक ने यहां नींव रखी थी। आज जयपुर का स्थापना दिवस है और आज जयपुर पूरे 296 वर्ष पूरा कर चुका है। जयपुर का जब बसाया गया था तो 9 ग्रहों के आधार पर 9 चौकड़ियों में बसाया गया और सबसे पहली जो स्थापना हुई थी वो गंगा पोल की हुई थी और ये गंगा पोल के गणेश जी महाराज है, जिनकी आज यहाँ पर पूजा की जाती है। इस समय में यहाँ पर जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम है वो चल रहा है। हेरिटेज नगर निगम के जो कमिश्नर है राजेंद्र सिंह शेखावत, वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सर, ये जो पूजा अर्चना है आज गंगा पोल पर जो गणेश जी महाराज हैं, इनकी पूजा यहाँ पर की जाती है, क्या महत्व है और क्या कारण है आज? देखो, किसी भी हम घर की स्थापना भी करते हैं तो उसका अपना महत्व होता है। तो आप सोचें कि 1727 में सवाई जयसिंह ने महाराजा ने और बड़े प्लानिंग के साथ 9 ग्रहों के आधार पे, 9 चौकड़ियां के आधार पे और इस जयपुर की स्थापना की। और उस समय जयपुर पूरे संसार में एक, वैसे देखा जाए तो नगर नियोजन के हिसाब से बहुत आदर्श कैटेगरी का शहर माना जाता था। और करीब पिछले 200-300 साल में जयपुर की जो प्लांट सिटी है, इसकी सभी ने सराहना की है। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसी से हमारी जो विरासत है उसको भी अपने आप में इम्पोर्टेंस है कि जयपुर किस तरह से बना, किस तरह के इसके कलर। आज जयपुर हेरिटेज सिटी है, तो स्थापना दिवस पे स्थापना की जगह को मानना अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। लेकिन सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हेरिटेज शहर से लेकर एक मॉडर्न सिटी, आज वर्ल्ड क्लास सिटी जयपुर बनता जा रहा है, ऐसे में हमारा हेरिटेज शहर जो परकोटा है, इसके संरक्षण को लेकर के हमारे सामने कई सारी चुनौतियां भी है। किस तरह से उसे लेकर के काम किया जा रहा है? देखो, चुनौतियां तो रहेंगी, क्योंकि इन इतने सालों में सेंचुरीज हो गई, इसमें आबादी का प्रेशर भी बढ़ा है। शहर के लोग, काफी लोग जो पुराने थे वो बाहर भी निकले हैं। और आप इमेजिन करेंगे जो 30,000 के लिए करीब जनसंख्या थी, वो आज जयपुर में आप देखें तो लाखों में पहुंच गई। और आप जयपुर हिंदुस्तान की बड़ी सिटीज में शुमार हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस संरक्षण को बचाए रखना, इसके वैभव को बचाए रखना
इस कलर को बचाए रखना, पुराने टाइप के कारीगर हैं उनको बचाए रखना, जो ये पुराने जितना भी शहर बसा हुआ है ये इसमें चूने को खमीर उठा के और उसके आधार पे बनाया हुआ है, इस तरह के कारीगर बचाए रखना ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। हालांकि यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर घोषित किया है और कुछ बजट भी हमें मिला है जिसमें हम ये कलर वगैरह जो ओरिजिनल जो इसका निखार है, जो पिंक सिटी का जो कलर है और रिपेयरिंग है ये भी कराने की कोशिश की है। लेकिन जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, लोग सामने नहीं आएंगे इस वैभव को बचाने के लिए, तब तक संभव नहीं है कि कोई सरकारी सिस्टम या अधिकारी इसको बचा सके। तो आज ही के दिन 1727 में जयपुर की स्थापना की गई थी और यही वजह है कि आज जयपुर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बेहद ही धूमधाम के साथ जयपुर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पहले पूजन अर्चन किया गया, बताया जा रहा है कि दोनों नगर निगम की तरफ से पूजन अर्चन किया गया है। तो जयपुर का स्थापना दिवस आज है। सांसद दिया कुमारी ने श्रद्धांजलि दी है। सवाई जयसिंह की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। आज ही के दिन 1727 में जयपुर की स्थापना हुई थी। तो सांसद दिया कुमारी को आप देख सकते तस्वीरों में, वो सवाई जयसिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंची। आज ही के दिन 1727 में जयपुर की स्थापना की गई थी, जिसको आज पूरा राजस्थान जो है गर्व के साथ याद कर रहा है और यही वजह है कि सांसद दिया कुमारी भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची। जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान का सियासी संग्राम जो है वो लगातार जारी। कांग्रेस कल जारी करेगी घोषणा पत्र। मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम गहलोत इस दौरान मौजूद रहेंगे। पार्टी के कई दिग्गज नेता भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। कांग्रेस कल अपना घोषणा पत्र जारी कर चुके। बताते चले कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है और जब सीएम अशोक गहलोत से इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि शानदार होगा, जानदार होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र और जल्दी ही कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी। और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, कांग्रेस कल अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और इस दौरान बताया जा रहा है कि उनके साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। कल जारी होगा घोषणा पत्र और इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम गहलोत रहेंगे मौजूद। ज्यादा जानकारी लेंगे, टेलीफोन लाइन पर संवाददाता बाबूलाल जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बीजेपी घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं, कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है, कल जारी होगा। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर के, कौन कौन शामिल होगा? जी देखिए, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता और मल्लिकार्जुन खड़गे कल जयपुर में रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, सचिन पायलट समेत तमाम जो बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के वो मौजूद रहेंगे। और इस बार डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स पर ज्यादा फोकस रहेगा मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी का। और नौकरियों का वादा भी किया जाएगा, खासतौर से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए जो स्कीम्स है उन पर ज्यादा ध्यान पार्टी दे रही है ताकि इस वर्ग को साथ लेकर के एक बार फिर से चुनाव जीता जाए। तो एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी उपलब्धियां गिना रही है, 7 गारंटियों को जनता के बीच में लेके जा रही है और अब मैनिफेस्टो जो है पार्टी कल जनता के बीच में पेश करने जा रही है, जिसमें बहुत कुछ नया होगा, जिसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जिसकी चुनाव प्रचार के दौरान गूंज सुनाई पड़ेगी और जो बीजेपी से बेहतर मैनिफेस्टो लाने की कोशिश है, क्योंकि बीजेपी पहले लेकर के आई है तो उसका एक जवाब होगा और उससे कई ज्यादा बेहतर जो है स्कीम्स, योजनाएं शुरू करने का वादा किया जाएगा प्रदेश की जनता से। तो बाबूलाल, क्या लगता है, क्योंकि जब भी देखिए कोई राजनीतिक पार्टी होती है अपना मैनिफेस्टो लेके आती है तो हर वर्ग को साधने की कोशिश की जाती है, हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां करती हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र को अगर देखें तो सीधे तौर पर महिलाओं को टारगेट करने की कोशिश की गई है, यानी कि आधी आबादी को। कांग्रेस किस पर फोकस कर सकती है? जी देखिए, सबसे बड़ा फोकस इसी बात पर है कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम यानी सीधा महिलाओं के खाते में पैसे डाले जाने की योजना जो है ना, पार्टी उसका वादा कर सकती है। किसानों का पिछली बार कर्ज माफ किया था और 14,000 करोड़ के कर्जे माफ करे थे गहलोत सरकार ने, ये वादा था पिछली बार के मैनिफेस्टो का, तो वो सत्ता में आते ही उस पर इन्होंने अमल शुरू कर दिया था। इसके अलावा जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार युवा है, तो उनके लिए कितनी नौकरियों का वादा कांग्रेस पार्टी कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा जो छात्र हैं उनके लिए भी कुछ नई चीजें करने की कोशिश होगी, क्योंकि लैपटॉप की घोषणा कर चुके गारंटी में। इसके अलावा जो और वर्ग है, मजदूर हैं, उनके लिए कुछ नया हो सकता है।
और साथ में जो युवा हैं उनके लिए भी बहुत कुछ होने की संभावना है कल के मैनिफेस्टो में। लेकिन सबसे बड़ी बात यही आ रही है कि सीधे बैंक अकाउंट में खाते में पैसा डाले जाने जो स्कीम्स हैं, डायरेक्ट बेनिफिट देने की जो घोषणा है, वो उस पर सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी का फोकस रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है ना गारंटी के तौर पर पार्टी प्रचारित कर रही है, लेकिन अब उसमें से आपको बहुत चीजें अलग लेकर के आनी होगी, तब कहीं जाकर जनता आपके साथ और ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट होगी। मतलब इस बात का प्रेशर तो बाबूलाल कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर होगा, और इस बात का भी होगा कि पिछले चुनाव यानी कि 2018 में जो वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए, इसका भी लेखा जोखा जनता के सामने रखना होगा। तो प्रेशर है बाबूलाल। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी दावा कर रही कि 97% उसने वादे पूरे कर दिए हैं और उसने जो अपना संकल्प पत्र था 2018 का उसे अक्षर से लागू किया, जनता से जो भी वादे किए थे उनको पूरा किया है। तो ये जो मैनिफेस्टो है इसको वचन पत्र मान करके जनता के बीच में प्रचारित किया जाएगा कि जिस तरह से 2018 से लेकर के 23 के बीच में सरकार ने काम किया, ठीक उसी तरह से 2023 से लेकर 28 के बीच में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पर तमाम वादे जो है उनको पूरा किया जाएगा, कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मतदान से पहले प्रदेश में सियासी सरगर्मी बरकरार है, सभी पार्टियां जोरों शोरों से लगी हुई हैं और इसी कड़ी में बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा और गहलोत सरकार की खामियां गिनाई। मतदान से पहले प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनावी प्रचार में जुटी हैं। इस कड़ी में बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा और गहलोत सरकार की कई खामियां गिनवाई। श्री तेजाजी महाराज, बाबूजी महाराज और जैन संत पन्नालाल जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। महाराणा प्रताप, वीर भामासा, मीराबाई और इसी भूमि के सम्राट पृथ्वीराज चौहान को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। इसी भूमि ने श्री गुलाब चंद चौरड़िया जैसे स्वतंत्र सेनानियों को जन्म दिया, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान दिया। राजस्थान में सरकार किसकी आएगी ये भले ही वक्त तय करेगा, लेकिन पार्टियों के दिग्गजों ने राजस्थान फतेह करने के इरादे बुलंद कर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अजमेर के विजयनगर और नसीराबाद में 2 जनसभाएं की, जिसमें उन्होंने प्रदेश की जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की, जबकि कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला किया। भाइयों और बहनों, ये अशोक गहलोत एटीएम चलाया। एटीएम जानते हो ना युवाओं? एटीएम में क्या होता है? तो पैसा निकलता है। इन्होंने पूरे राजस्थान को एक कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनाकर रखा है। कांग्रेस पार्टी उनके नेता दिल्ली से आकर कार्ड डालते हैं और पैसा जाते हैं। के मुद्दे पर भी कांग्रेस सरकार को घेरा। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सरकार को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी करार दिया। लाल डायरी में क्या है? लाल डायरी में क्या है? गहलोत साहब का कच्चा चिट्ठा है। हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का हिस्सा ये लाल डायरी में है। मैं आज राजस्थान की अजमेर की पृथ्वीराज चौहान की इस भूमि पर कहना चाहता हूं, राजस्थान में आजादी से अब तक जितनी सरकारों ने
टोटल भ्रष्टाचार नहीं किया होगा, इतना गहलोत ने 5 साल में करने का काम किया है। 5 साल दिसंबर को प्रदेश में मतदान है, लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि इन आरोपों का जनता पर कितना असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेंस और संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ कोटा मंडल की ओर से 20 और 21 नवंबर को कोटा मंडल के सभी स्टेशनों पर न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में गुप्त मतदान किया जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर रेलवे कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। 20 और 21 नवंबर को कोटा मंडल के सभी स्टेशनों पर न्यू पेंशन योजना के विरुद्ध भारतीय रेलवे में बेमियादी हड़ताल को लेकर गुप्त मतदान के माध्यम से कर्मचारियों की राय ली जाएगी। एक जॉइंट फोरम के माध्यम से NFIR उसकी टीम इसमें काम कर रही है और लगातार फरवरी से अभी तक हर महीने कुछ ना कुछ एक अभियान के माध्यम से सरकार को ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया और उसी कड़ी में निर्णय ये लिया गया था कि रेल कर्मचारियों से बैलेट के माध्यम से उनकी राय जानी जाएगी कि क्या वो OPS में आने के लिए हड़ताल पर जा सकते हैं या जाना चाहेंगे।